नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अपने लेसन मैसे की दूसरी वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला सवाल करते हैं, इस पर आधारित नया टाइप है। इसने कहा दो संख्याओं का योग 36 है। दो संख्याओं का योग कितना है? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या और उसका जो योग है वो कितना है? 36 है। उनका में से कितना दिया है भाई जी? 4 में से दिया हुआ है। उसने कहा इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म। अब कभी भी युग्म या जोड़े आपसे जीवन में कभी भी किसी भी पेपर में अगर लेसन मैसे में युग्म या जोड़े पूछे तो आप आज के बाद कोई भी सवाल मिस नहीं करेंगे। बस ये पैटर्न समझना है। क्या? युग्म या जोड़े अगर पूछे, में से दिया हुआ है 4। मैंने क्या कहा था कल कि में से अगर 4 है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 4x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 4y। अर्थात जो कॉमन है वो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है, उसे ही में से बोलते हैं। तो पहली संख्या 4x और दूसरी संख्या 4y हमेशा। अब इसमें दोनों का योग 36 दिया है, तो 4x प्लस 4y बराबर 36, x प्लस y बराबर 4 से डिवाइड कर देंगे 9। अब हर सवाल में पहले तो आपको ये बनाना है। फिर युग्म की बात करते हैं। जोड़े मतलब x और y के क्या क्या मान रखे कि 9 जोड़ आए। जोड़ चाहिए तो 1 से स्टार्ट कीजिए। मतलब x का मान अगर 1 है तो y का मान कितना होगा? 8, क्योंकि दोनों को जोड़ के तभी तो 9 आएगा। 2 है तो 7, 3 है तो 6, 4 है तो 5, और देखो 5 है तो 4। रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा तो रिपीट पे मत जाइए, बस यही रखना है। जब रिपीट हो जाए तब छोड़ देना है। फिर इसके बाद वो संख्या होगी जिसमें कोई कॉमन ना होगा। देखो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं, इसमें कॉमन है 3, तो ये वाला पेयर नहीं होगा। 1 2 3, तो कितने युग्म होंगे? 3 युग्म होंगे। आपको ध्यान से समझना है, बस पॉइंट याद रखना है। में से 4 है तो पहली संख्या 4x और दूसरी संख्या 4y, और दोनों का जोड़ 9 बैठ रहा है तो 1 से स्टार्ट करना। जोड़ है तो 1 2 3 4 ऐसे ही क्रम लगा के चलना है। ठीक है, इस पर आधारित मैं 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं ताकि आपका और अच्छे से क्लियर हो। सवाल में कहा दो संख्याओं को में से तथा उनका गुणनफल क्रम से है। इसमें क्या क्या दिया है? में से दिया है। में से कितना दिया है? 15, और दोनों संख्याओं का जो गुणनफल दिया है, अब की बार पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 6300 दिया है। तो युग्मों की संख्या पूछ रहा है। तो अभी बताया मैंने आपको 2 सवाल बनाएगा, या तो दोनों संख्याओं का योग देगा या दो संख्याओं का गुणन देगा। ठीक है, में से अगर 15 है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 15x, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 15y होगी। ठीक है, दोनों का गुणनफल तो 15x गुना 15y बराबर कितना हो जाएगा? 6300। 15 से भाग करेंगे, 15 चौका 60, 15 दूनी 30, x गुना y, इस 15 से फिर काटेंगे, 15 दूनी 30 और 12 15 8 120। तो अब की बार 2 का गुणनफल 28 देखना है। फिर 1 से स्टार्ट करना है। तो इसका मान 1 है तो इसका मान कितना होना चाहिए? 28। इसका मान 2 है तो कितना होना चाहिए? 14, क्योंकि 14 दूनी 28 होता है। 3 नहीं रखेंगे क्योंकि 3 की गुना किसी में बिगड़ कर 28 नहीं आता। फिर 4 7 28, फिर 5 से नहीं होगा, फिर 6 से नहीं होगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, जो कि हमने ऑलरेडी लिख दिया है। तो इसके बाद नहीं लिखना है। फिर देखना है एक दूसरे से तो नहीं कटेगा। देखो ये वाला जो है ये कट जाएगा कि इसमें 2 कॉमन है। तो कितने पेयर हो गए? एक तो 1 28 हो गए, एक 4 7 हो गए, तो कितने युग्म होंगे? 2 युग्म होंगे। आई बात समझ में? तो इसमें 2 ही सवाल बनते हैं। एक तो वो कहता है कि आप जोड़, और एक कहता है गुणन। कभी भी जीवन में अंतर नहीं देगा, क्योंकि अंतर हमेशा अनंत होता है। अगर 2 संख्याओं का अंतर 2 है तो इसमें अनंत आपके पास रिजल्ट आएंगे। तो हम कह सकते 100 में से 98 घटा के भी 1 लाख में से मतलब कितने भी मान हम इसमें रख सकते हैं। तो लेकिन इनमें निश्चित मान होते हैं, तो इसी वजह से कभी भी अंतर नहीं आएगा। हमेशा आएगा या तो जोड़ या फिर गुणा आएगा। ठीक है, अंतर में क्योंकि इसमें अनंत आपके पास रिजल्ट आएंगे, इस वजह से अंतर कभी भी वो सवाल में नहीं देगा। एक और सवाल कर लेते हैं इस पर आधारित।
सवाल में कहा दो संख्याओं का योग 216 है, दो संख्याओं का योग 216 है, उनका में से 27 है। में से 27 है तो पहली संख्या कितनी हो गई 27x और दूसरी संख्या कितनी हो गई 27y। तो वैल्यू रख देंगे, 27 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 216, काट देंगे 8 बार 8 से, हाँ, और x प्लस वाई का मान 8 है। अब इसके पेयर बनाएंगे आप लोग, कैसे? 1 है तो 7, 2 है तो 6, 3 है 5, 4 है 4। अब जैसे 5 और 3 है ऑलरेडी लिख दिया है तो ये वाला हटा देंगे। तो अब देखेंगे ये भी कट रहा है एक दूसरे से, ये भी कट रहा है, तो केवल कितने पेयर आ गए 2 युग्म। तो युग्मों पर आधारित, अब चाहे वो जोड़ में दे चाहे वो गुणा में दे, आप इसी प्रकार आपको करना है। बहुत आसान सवाल था, कर लीजिए। अब नेक्स्ट टाइप हम करते हैं। सवाल में कहा है दो आदमी एक ही स्थान से एक ही साथ एक दिशा में एक वृत्तीय मार्ग का चक्कर लगाते हैं। मतलब वृत्ताकार मार्ग पर, जैसे हम फिजिकल करने जब रेस पे जाते हो तो सर्कल में घूमते हैं, तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से दो बंदे जा रहे हैं, वो एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं। यदि पूरा चक्कर लगाने में उनमें से एक 10 मिनट लेता है, पहला आदमी तो 10 मिनट लेता है और दूसरा आदमी जो है वो कितने मिनट लेता है 15 मिनट लेता है। इस यानी कि पहला आदमी होगा, राम लगाएगा 10 मिनट में चक्कर और रावण लगाएगा 15 मिनट में चक्कर। तो वो कह रहा है अगर ये एक साथ चले कब एक दूसरे से मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कितने समय बाद मिलेंगे। तो बस समय जो हो जाएगा वो इनका एलसीएम हो जाता है 10 और 15 का एलसीएम। और एलसीएम मैंने बताया हुआ है बड़ी संख्या 15, क्या 15 दोनों से विभाजित है? नहीं, तो 15 का टेबल स्टार्ट कर। तो 10 और 15 का एलसीएम ले देंगे। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया 30 मिनट, अर्थात वे कितने समय में मिलेंगे? एक दूसरे को 30 मिनट में मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसी पर आधारित लैंग्वेज किस किस तरीके से पूछी जाती है, मैं सारे सवाल इस पर आधारित कराऊंगा, ठीक है। यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12, 16 की पंक्ति बनाई जाए, मतलब 6, 8, 12 या 16 की पंक्ति, मतलब या तो आप हर पंक्ति में 6 बच्चे, जैसे हम परेड सुबह के दौरान हम प्रार्थना करते थे स्कूल में, तो या तो 6 की लाइन बनाए, या फिर 8 की बनाए, या 12 की बनाए, या फिर 16 की बनाए। उसने कहा पंक्ति बनाई जाती है तो कोई भी छात्र छूटता नहीं, एक भी छात्र छूटना नहीं चाहिए। तो उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है? मतलब ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं, चाहे उसकी 6 की लाइन बना लो, 8 की लाइन बना लो, 12 की बना लो या 16 की बना लो, एक भी बच्चा नहीं छूटेगा, सब बराबर बराबर लाइन में होंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, बच्चे क्या होंगे? कम तो होंगे नहीं। जब 6 की लाइन, 8 की लाइन, 12 और 16 की, तो इसका मतलब क्या है? संख्या इससे बड़ी होगी, और बड़ी संख्या क्या होगी? तो इसका क्या लेंगे हम? एलसीएम लेंगे। अर्थात एलसीएम क्या होता है मैंने पहले ही बताया था। एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या तरीका बताया था? या तो आप ऐसे कर सकते हैं मेरे मित्रों, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप सभी जानते हैं, या फिर डायरेक्ट 16 का सबसे बड़ी संख्या देखो कौन सी है? 16। 16 2 से 6 से निकटेगी, तो 16 का टेबल, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 32 निकटने का 8 से, इससे 12 से, 16 दूनी 32, 16 थी 48, 48 किससे? 12 चौक 48, 48 कट जाएगा। अर्थात इनका एलसीएम जो आ गया वो कितना आ गया? 48। देखिए ऑप्शन में 6 8 48, 8 6 48, 12 चौक 48, 16 थी 48। इसने कहा उस कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? अब देखिए एलसीएम आ गया 48, ऑप्शन में 48 नहीं है, तो फिर आप इसका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि कितनी हो सकती है। अब 48 नहीं है तो 48 के डबल देखिए 96, तो इसका मल्टीप्लिकेशन देखना। ऑप्शन में पहला 60 है, 72 है, 80 है, 96, तो 48 का जो गुणज होगा वही इसका मान होगा। तो 48 का गुणज कितना होगा? 96। कहने का मतलब क्या है, कभी कभी वो आपको एलसीएम तो 48 आ गया, तो 48 ना दे के आपको कंफ्यूज कर दे, तो 48 का गुणज भी हो सकता है। क्यों हो सकता है गुणज? आप एक बात बताइए, 2, 6 और 5, इसका मुझे एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम अगर मैं इसका लिखूं, इसका एलसीएम होगा 5 दूनी 30 एलसीएम होगा इसका। तो 30 तो वह
छोटी से छोटी संख्या है, इसे एलसीएम बोलते हैं। हो सकता है 30 ना दे के इसका गुणज दे दे, 60 दे दे, 90 दे दे, 120 दे दे, तो वे भी इसके एलसीएम होते हैं, लेकिन वे उसके बड़ी संख्या होते हैं। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता है तो वो 30 एलसीएम होता है। तो गुणज को भी आप एलसीएम ही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान सवाल होता है, हर बच्चा इसको जानता है आराम से, कोई टेंशन नहीं, फिर भी करा देते हैं। 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रम से 6, 7, 8, 9, 12, 6, 7, 8, 9, 12 इतने सेकंड के अंतराल पर ये बजते हैं। कितने सेकंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे, मतलब कितने समय बाद वे एक साथ फिर बजेंगे, इसने कहा है। तो सीधी सी बात है, अगर ये बाद कह रहा है तो इनका क्या कहेंगे, एलसीएम, मतलब एक बड़ा समय होगा, एक साथ तो मिलने के नहीं, तो बाद में कुछ समय बाद मिलेंगे, तो इनका एलसीएम 6, 7, 8, 9, 12 का या तो ऐसे ले लीजिए या फिर बाई ऑप्शन का भी आप यूज कर सकते हैं। पहले 2, 2, 3, 6, 7, 2, 4, 8, 9, 2, 6, 12, फिर 2, 4 से 2 से 3, 7, 2, 9, 3, फिर 2 एक बार और 3, 7, 1, 9, 3, फिर देखिए 3, 9, 3 का आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 9, और एक ये भी एक रह जाएगा, ये 7, ये 1, ये 1, ये 1, फिर 7, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 9 72 गुना 7, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50। तो कितने सेकंड आ जाएगा, 504 सेकंड। तो आप या तो इसका या तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या को आप सबसे डिवाइड, मतलब ये पांचों संख्याएं उस मान को विभाजित करनी चाहिए, उसे ही तो एलसीएम बोलते हैं। तो आप इसको बेसिक तरीके से भी आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। देखिए घंटियों पर आधारित वो तो सवाल आराम से हो जाता है कि कितने बजे कितने समय बाद वे एक दूसरे के साथ बिल्कुल सेम टाइम पे बजेगी, लेकिन एक सवाल थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, जरा इसे देख लेते हैं। 6 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं, कौन कौन सी, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इतने सेकंड बाद वे बजती है। कह रहा 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेगी। ये पॉइंट बहुत अंडरलाइन करने वाला है, 30 मिनट में कितनी बार, ये पॉइंट बहुत अल्टीमेट है। क्यों है, क्योंकि पहले तो आपने समझा, पहले तो आप निकालेंगे कि एक साथ कब बजेगी, एक साथ कब बजेगी, एक साथ बजेगी इनका एलसीएम, और एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, आप कैसे निकाल से, डायरेक्ट 120 देख लेना एक बार, 120 बिल्कुल 120 हो जाएगा इसका एलसीएम, और 120 सेकंड, और 120 सेकंड का मतलब कितने मिनट होता है, 2 मिनट होता है, 60 से भाग कर दो 2 मिनट, अर्थात 2 मिनट में एक बार बजेगी। देखिए अब जो कितनी बार बजेगी वो, यानी कि 30 मिनट में कह रहा है, 30 मिनट में, अब 2 मिनट में एक बार बज रहा है, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, भाग 2 कर देंगे और +1। अब इसका रीजन बताऊंगा मैं +1 क्यों होता है। लोग बाग क्या करते हैं बच्चे, 15 उत्तर छोड़ देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका उत्तर है 16 बार बजेगी। पता है क्यों, क्योंकि जब वो पहली बार बजता है तो वो काउंट नहीं करते, क्योंकि सपोज कीजिए ये 2 घंटी बज रही है, तो पहले वाले का पहले बार को काउंट नहीं करते, जब वो दूसरी बार बजता है तो ये काउंट होते चले जाते हैं, ये काउंट होते चले जाते हैं, तो इस पहले को नहीं गिना जाता, इसी वजह से इसमें हम +1 जोड़ते हैं, क्योंकि जो पहली बार बजता है उसको काउंट कभी नहीं होता, इसके बाद वाला काउंट होता है, तो पहले वाले को बाद में जोड़ते हैं, हमेशा एक इसमें जोड़ना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ डायरेक्ट 2 से 30 को भाग करके 15 लिख देते हैं, लेकिन 15 + 1 होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुग्ध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है, उसके पास कितना, 21 लीटर तो गाय का है, 42 लीटर टोंड है, 42 लीटर टोंड है, और 63 लीटर डबल टोंड है, 63 लीटर है डबल टोंड। टोंड मतलब होता है क्रीम और फुल क्रीम का, यानी कि जिसमें फुल क्रीम होती है उसे डबल टोंड बोलते हैं।
और इसने कहा कि यदि वह उन्हें टीन के डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहता है, अब इन्हें आपको छोटे छोटे डिब्बों में पैक करना है, तो हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो, किसी भी दो तरह के डिब्बों को एक डिब्बे में मिलाना न चाहे तो डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या। देखिए, इन सवालों पर आधारित दो प्रकार के टाइप वो बना सकता है। पहले तो आपको ये समझना है कि एलसीएम कब लेना है और एचसीएफ कब लेना है। देखिए, जब कुछ चीज़ों को मिला के कोई चीज़ बनाई जाती है तो एलसीएम लिया जाता है, और जब कुछ चीज़ें बटती है एक दूसरे में तो वहाँ पे मैसे लिया जाता है, एचसीएफ लिया जाता है। यही बहुत बड़ा अंतर होता है इन दोनों में। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इनका एलसीएम लेना होता है या एचसीएफ। तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में बांट रहे हैं तो आप मैसे लीजिए, और अगर सबको मिला के किसी बड़ी चीज़ में बांट रहे हैं या सब बड़ी चीज़ में कंबाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे उसका लैसे लिया जाता है। ठीक है, अब देख, हम इन दूध को बांट रहे हैं तो सीधी सी बात, इनका क्या लिया जाएगा, मैसे लिया जाएगा। और मैसे कैसे लिया जाता है, मैसे एक बार मैं लेके बता रहा हूँ आराम से। तो देखिए, 21 को 42 से, 21 को भाग कर देना 42 से, 21 दूनी 42, कट गया, 21 कट गया। 42 को 63 से भाग कीजिए, 42 से कम 42, और 21 दूनी 42, अर्थात दोनों में क्या कॉमन है, 21 कॉमन है, यानी कि जिससे पूरा विभाजित हो जाता है वही इसमें कॉमन होता है, और उस कॉमन को क्या बोलते हैं, मैसे बोलते हैं। और आप इसे अलग भी कर सकते हैं। 21 देखो, इसमें 21 है, 21 दूनी 42, 21 से 63, तीनों में 21 है, अर्थात इसका मैसे कितना है, 21 है। तो इसका मैसे आ गया आपके पास 21। तो सवाल नंबर पहला क्या बनता है, अगर वो कहे वह उस लीटर की माप बताएं, ध्यान से सुनिएगा, उस लीटर की माप बताए जो तीनों प्रकार के दूध को बराबर बराबर माप दे, कोई भी दूध शेष ना बचे। तो आप 21 लीटर का एक ऐसा मग लाएंगे जो देखो, इसे तो एक बार माप देगा, इसे 2 बार मापेगा और इसे 3 बार मापेगा। तो पहला सवाल तो यही बनता है कि उसकी माप पूछेगा, कि उसकी माप बताए जो तीनों को माप दे। तो 21 लीटर की तो वो माप हो गई, वो लीटर की क्षमता हो गई जो इससे आप माप रहे हैं। दूसरा सवाल बनता है इनकी संख्या। संख्या कैसे, आप एक बात बताओ, 21 यहाँ ये 21 लीटर का दूध है, 21 लीटर की कैन लेके आए आप, तो इस वाले दूध को कितने कैन की जरूरत पड़ेगी, इस कैन को 21 से भाग कर दीजिए, इस वाले दूध को इस वाले 21 से भाग, और 63 को 21 से भाग, तो 1 2 3 और 2 5 और 1 6, अर्थात 6 कैन की आवश्यकता होगी। आप इसको व्यवहारिक रूप से समझिए, वो जल्दी समझ में आ जाएगा। 21 लीटर की एक कैन लाए, आपके पास 21 ही लीटर दूध है तो 1 कैन की जरूरत। 42 लीटर है, 21 की कितने की जरूरत पड़ेगी, 2 की। 63 है तो 21 की कितने की जरूरत पड़ेगी, 3 की। तो जोड़ आ गया कितना, 4 था, 6 कैन की। तो 2 सवाल याद रखिए, माप पूछेगा तो 21 लीटर की माप है, और अगर वो संख्या पूछेगा तो 6 संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसी पर आधारित मैं एक और सवाल कराया था। मैथ्स की 84 पुस्तक है, फिजिक्स की 90 है, और केमिस्ट्री की 120 है। इसने कहा कि ढेरियां लगाई जाती है, प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तक हो जिससे प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई भी बराबर, मतलब ये कह रहा है हर इसकी जब आपने ढेरी लगाई तो प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई बराबर करने के लिए हर ढेरी में कितनी पुस्तक होनी चाहिए। सवाल बस लैंग्वेज का खेल होता है मेरे भाई। जब पुस्तकों को आप ऐसा होगा ना, जब आप इसमें ढेरियां लगाओगे तो क्या करेंगे, इसमें से कुछ पुस्तक, इसमें से कुछ, इसमें से कुछ लेंगे। तो क्या होगा, जब बड़ी चीज़ों में से आप बांट रहे हैं तो वहाँ मैसे लिया जाता है, वहाँ क्या लिया जाता है, मैसे लिया जाता है। और मैसे के लेने का तरीका वही है, आप इसके टुकड़े कर सकते हैं। कैसे, 84 के बेसिक तरीके होते हैं, 21 3 सते 21, 3 सते 21 और 7 एकम 7। 90 को क्या लिख सकते हैं, 2 से 45, 3 से 15 और 3 से 5 और 5 से 1। और 120 को क्या लिख सकते हैं, 60 30 15 3 और 1। क्या इन सब में कॉमन क्या है, 2 तिये 6, 2 तिया 6 और 2 तिया 6। 2 और 3 कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है। तो मैं से कितना आ गया इसका,
6 आ गया। आप इसको व्यवहारिक तरीके, आप थोड़ा तर्क शक्ति का यूज करके भी कर सकते हैं कि इसमें क्या कॉमन है, क्या एक छोटी से छोटी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर रही है। तो में से कितना क्या 6, अर्थात हर डेयरी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, हर डेयरी की ऊंचाई के लिए कितनी पुस्तकों की आवश्यकता होनी चाहिए, 6, अर्थात 6 पुस्तकों की डेयरी होगी। और अगर वो कहे उन ढेर की संख्या बताइए, जो वे चट्टे आपने लगाए हैं उनकी संख्या बताएं, तो 6 को इससे भाग करेंगे 14 सॉरी 6 एकम 6, 6 चौक 24, और इसके लिए 15, और इसके लिए कितना हो जाएगा 20, अर्थात 2 एक 3। अगर वो पूछता कि कितने चट्टे लगे, कितने ढेर लगे, तो 49 ढेर लगे, और प्रत्येक ढेर में जो पुस्तकों की संख्या थी वो कितनी थी, 6। जैसे वो था दूध वाला था कि प्रत्येक हर एक को मापने के लिए कितने माप की जरूरत थी, 21 लीटर की, और अगर कितनी कैन की जरूरत थी तो आपने हर एक को भाग करके उन्हें ऐड कर देता। तो बहुत ध्यान से आपको ये समझना है सवाल। अगला सवाल देखने में तो बहुत ही हार्ड लगता है, लेकिन इतना हार्ड है नहीं। देखते हैं एक बार इसको। +1 और 3 की पावर 334 और +1, इनका में से पूछा है। में से मतलब कॉमन। अब देखिए दिखने में तो बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन आपको समझना क्या, देखिए अब 3 की पावर ये सब लिखा है, 3 की पावर। आप एक चीज जनरल देखिए कि 3 की पावर कुछ भी हो उसका मान हमेशा क्या होता है, 3 की पावर चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, कितनी भी पावर हो 3 की, हमेशा 3 की पावर की कोई भी घात हो उसका मान हमेशा एक विषम संख्या आती है। क्या आती है, विषम संख्या। 3 की पावर चाहे 1 लाख हो, हमेशा एक विषम संख्या आएगी। अगर विषम, देखो ये विषम संख्या आएगी, और इस विषम संख्या में 1 जोड़ोगे तो ये भी एक कैसी आएगी, एक सम संख्या आएगी। और 3 की पावर किसी में भी एक संख्या जोड़ रहे हो तो विषम में 1 जोड़ेंगे तो ये भी एक सम संख्या आएगी। और दोनों की दोनों सम संख्या में क्या कॉमन होता है, हमेशा 2 कॉमन होता है। तो इनका जो में से हो गया वो कितना हो गया, 2। अर्थात तो दोनों सम संख्या हमेशा किस से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। तो कितना उत्तर आ जाएगा आपका, 2। डीजे क्वेश्चन है भाई, डीजे का मतलब आप सभी जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। क्या करेंगे, इसने कहा 4 क्रमागत अभाज्य संख्या है। 4 क्रमागत अभाज्य, अभाज्य का मतलब क्या होती है, अभाज्य संख्याएं वे होती है जो केवल और केवल अपने आप से कटती है, उनका गुणनखंड कोई और नहीं होता, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, ये आप याद रखें। लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या अगर वो कहेगा तो वो हो जाएगी 3। अर्थात इनका ये किसी भी संख्या से नहीं कटती है सिवाय 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 की गुना किसी में भी लिख दीजिए, 1 गुना 3, अदरवाइज और सारे इनका गुणनखंड केवल 1 के साथ होना चाहिए और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो ये याद रखना है आपको, अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या नोट करके लिख लेना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2, 3, 5, 7, 11, ये सब संख्या है। सबसे छोटी कहे तो 2, लेकिन ध्यान रखिएगा कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है, 3 होती है। ठीक है, अब सवाल आते हैं। सवाल में कहा 4 क्रमागत, मतलब क्रम से होनी चाहिए, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है। आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम। तो 4 संख्याएं हैं, x, y, z और t मान लीजिए 4 है। ये क्रमागत कैसी है, क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं। और कैसे क्रम में, आरोही। आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ता क्रम। ठीक है, और आरोही का बढ़ता क्रम आप कैसे याद रख सकते हैं, कभी कभी बच्चों को आरोही और अवरोही में अंतर समझ में नहीं आता। आरोही क्रम, आपने आशिकी 2 मूवी देखी होगी, उसमें क्या कहता है वो बंदा, उसे कहता है जब
आरोही, उस लड़की का नाम श्रद्धा कपूर का नाम क्या होता है? आरोही। वो कहता है आरोही आरोही, मतलब वो गली के सिंगर से लेकर वो एक उसे स्टार बना देता है आरोही कह कहकर। अर्थात मतलब क्या है? बढ़ता क्रम। मतलब एक घर से, गांव गली से लेकर उसे कहाँ पे पहुंचा देता है? एक बड़ी स्टेज पर पहुंचा देता है, तो उसका नाम आरोही। आरोही क्या कर रही है? मतलब बढ़ते क्रम में चल रही है। तो इसी वजह से याद रख सकते हैं आरोही मतलब बढ़ता क्रम, और अवरोही तो ऑब्वियसली बात है घटता क्रम हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब इसने कहा, सवाल पे आते हैं, पहली 3 संख्याओं का गुणनफल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, x y z, पहली 3 का गुणनफल कितना दिया है? 385, और अंतिम 3 का गुणनफल, अंतिम 3 मतलब y z t, इनका गुणनफल कितना दिया है? 1001। कहा इसने सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। मेरे मित्रों, तुम एक बात बताओ, अगर इनका गुणनफल और इनका गुणनफल, पहले ये देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? YZ कॉमन है, और कॉमन को क्या बोलते हैं? मैस है। अर्थात अगर आप इन दोनों का मैस लिखेंगे तो वो मैस हो जाएगा YZ का मान होगा मैस है। मैस कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। 385 से को भाग करते हैं किससे? 385 से 1001 को भाग करेंगे तो कैसे? इसमें आप चलाएंगे 3 बार नहीं चलने की, 2 बार चलेगी। 2 5 10, 2 8 16 और 1 17, 2 3 6 और 1 7, 1 10 में 7 गए 3, 9 में 7 गए 2। फिर जो शेष आता है इससे भाग करते हैं ऊपर वाले को, 1 बार चलेगी। फिर ये भाग करेंगे 231, और इसी तरीके से 10,000 रजिस्टर भर देंगे। ऐसा नहीं होता, 1 2 में आ जाएगा। ठीक है, एकम 7, परम से 5 गए 7, और 154। देखो 2 बार कट गए, अर्थात जब ये कट जाए तो ये इसका मैस होगा। अर्थात YZ का मान कितना हो गया भैया जी? 77। अब 77 हो गया। 77 किन 2 संख्याओं का गुणनफल होता है? आप यहीं से भी पता कर सकते हैं। 77 होता है 7 गुना 11 का। यहाँ से भी पता कर सकते हैं आप, क्योंकि ये अभाज्य संख्या तो है। और अगर यहाँ से आपको दिमाग में नहीं चल रहा है तो फिर आगे देखते हैं। सवाल में कहा सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या तो ये होगी क्योंकि बढ़ते क्रम में है ना, सबसे छोटी उससे बड़ी, उससे बड़ी, सबसे बड़ी। तो क्या करें, हमें टी का मान चाहिए। तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, अब YZ का मान यहाँ रख दीजिए। तो 77 गुना टी बराबर कितने? 1001। टी बराबर, इसको इससे भाग करेंगे, 11 7 77, 11 9 99, 11 1 11, तो 13 बार कट जाएगा। अर्थात सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 13। मैं आपको सारी संख्या निकाल के बताता हूँ, पहली दूसरी तीसरी चौथी, जो भी सवाल में पूछे वो आप बता देना। ठीक है, अब ये होगी चौथी संख्या। अब हमें पता करना है पहली संख्या, तो YZ का मान इधर रख देंगे। तो x गुना YZ का मान आप रखेंगे 77 बराबर 385, 11 7 77, 11 3 33, 11 5 55, x बराबर 5। अब देखो 5 आ गई, पहली संख्या 5, अंतिम संख्या 13 है। तो चूंकि क्रमागत है मेरे भाई, तो 5 से स्टार्ट करो। 5 5 से अगली क्या होती है? 7 7 से अगली क्या होती है? 11 11 से अगली क्या होती है? 13। ऐसे भी पता चल गई। या जब आपको सबसे लास्ट की 13 पता चल गई थी, तो 13 से पहले देख लो ना 4, तो 13 से पहले 11 होती है, 11 से पहले 7 होती है, 7 से पहले 5 होती है। अर्थात अगर किसी एक का मान आपको पता चल जाए तो आप बता सकते हैं। फिर यहां से देख लेते हैं। अब देखो आपको YZ का मान 77 आया था, यानी कि Y का मान 7 गुना 11 लिख सकते हैं। तो Y दूसरे नंबर की है, तो इससे पहले वाले की कितनी हो जाएगी? 5, और इससे बाद वाली कितनी हो जाएगी? 13। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट पता कर सकते हैं। तो मेन बात समझने की है कैसे आपको करना है, बहुत ध्यान से। सबसे खतरनाक सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 संख्याओं का लेस है, उनके में से का 12 गुना है। 2 संख्याओं का लेस है में से का, जिसका के की शेषराशि होता है उसमें गुना भाग होता है। इसने कहा में से का 12 गुना है, तो में से का 12 गुना है, ओके छोड़ दिया। उसने कहा में से तथा लेसे का योग, ये इक्वेशन फर्स्ट है। में से और लेसे का योग कितना दिया है? 403 दिया है। और उसने कहा यदि एक संख्या, उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो क्या दिक्कत आ गई इसमें? लेसे का L का मान नीचे रख दीजिए, तो कितना? 12m, 403, 13m
13 से भाग कर दूंगा, 13 × 39, 1 13 कम 13, मैं से आ गया 31, तो यहाँ रख दीजिए, ले से आ जाएगा कितना, या इसमें से घटा तो बात एक ही है, इसमें मैं से का मान यहाँ रखूंगा, गुना हो जाएगी तो ले से आ जाएगा 12 कम 12, 12 3 36 और 1 37। ओके, अब क्या कह रहा है, मैं से पता है, ले से पता है, पहली संख्या दूसरी क्या है तो आप पता कर सकते हैं, ले से गुना मैं से बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, 31 3 93, 3 से भाग कर देंगे, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, दूसरी संख्या कितनी आ गई, 124 आ गई। ठीक है मेरे भाई, करिए। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, दो संख्याओं के लैसे तथा मैसे का गुणनफल, लैसे गुना मैसे, इनका गुणनफल कितना है, 24 है। इसने कहा दो संख्याओं का अंतर, पहली संख्या x मान लो या पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 2 है। तो वो कह रहा है बड़ी संख्या बतानी है, बड़ी बताना है, बड़ी संख्या क्या है मेरे भाई। दो संख्याओं का गुणनफल 24 है। आप क्या जानते हैं, लैसे गुना मैं से बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दोनों का गुणनफल 24 दिया है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 24। अब आप इसको आप अपना दिमाग लगा के भी कर सकते हैं कि दो संख्याओं का ऐसा गुणनफल जिनका 24 है, अंतर 2 होना चाहिए, 6 चौक 24 आप जानते हैं। या तो आप ऐसे पता कर सकते हैं कि 6 है और 4 है, तो इसमें बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ी संख्या क्या हो गई, 6। सपोज करो आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यदि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और अंतर दे रखा है, तो उनका हम जोड़ पता कर लेते हैं। और जोड़ का जो तरीका होता है, जोड़ का जो फॉर्मूला होता है, मैं दोनों लिखवा दे रहा हूं आपको, देखिए इधर दिख रहा है, एक तो x प्लस वाई बराबर अंडर रूट x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4xy। और अगर आपको अंतर पता करना है तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस के 4xy, ये आपको काम आएंगे बहुत। ये जब लगाना है जब ये दो दिया है, ये तब लगाना है जब इन दोनों का मान दिया है। देखिए अब आपको अंतर दिया है और गुणन दिया है, आपको पहले जोड़ पता करना है, तो जोड़ के लिए क्या करेंगे, घट, देखिए ये वाला लगेगा, उनका स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 की गुना कर देने, 24 चौका 96, 96 4 100, 100 का अंडर रूट 10 हो गया। और दो संख्याओं का जोड़ है, दो संख्याओं का अंतर है, तो पहली संख्या पता करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग कर देते हैं 6, और दूसरी संख्या पता करते हैं, दोनों को घटाते हैं, 10 में से 2 गए 8 और कर देते हैं 2 से भाग 4, तो जब यहाँ भी आ गया 6 और 4 बड़ी संख्या आ जाएगी 6। तो आपको देखिए ये भी चीज़ आनी चाहिए और बेसिक चीज़ें ये होती हैं, इनका भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए नावधारा का एक सवाल बच्चों ने कहा है, तो उसे मैं एक बार और करा देता हूँ। डीजे सवाल लिखवाया था मैंने, उस पर बहुत अल्टीमेट सवाल था, चलिए कर लेते हैं एक बार। दूसरा सवाल है इस पर आधारित, एक बार देख लेते हैं। इसने कहा एक नाव 6 घंटे में 24 किलोमीटर ऊपर और 28 किलोमीटर नीचे। भाई 24 किलोमीटर तो ऊपर की ओर आ रही है और 28 किलोमीटर नीचे की ओर आ रही है, मतलब निचले प्रवाह में आ रही है, और टोटल टाइम लगता है उसे कितना, 6 घंटे। कितने घंटे लगता है, 6 घंटे। तो आपको क्या देखना है, इसमें क्या करना है, हमें समय दिया है, तो समय का फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी बटे चाल। तो दूरी देखो 24 किलोमीटर आप ऊपर जा रहे हो, तो दूरी है ये, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, 24, और चाल नीचे लिखनी है, तो चाल आप लिखेंगे ऊपर की ओर, जब चाल चलते हैं प्रतिकूल तो क्या चाल होती है, u, और ये तो समय इसके लिए होगा। फिर दूरी दूसरी कितनी कर रहे हैं, 28, और चाल कितनी लिखेंगे, अब की बार नीचे की ओर जा रहे हैं, तो नीचे वाली चाल को क्या लिखते हैं, d, और कितना समय लग रहा है, 6। तो इसे एक इक्वेशन तो ये। दूसरा पॉइंट कह रहा है इसमें 6 घंटे 30 मिनट में 30 किलोमीटर ऊपर की ओर आ रही है। अब दूसरी शर्त कह रहा है 30 किलोमीटर दूरी बटे चाल, चाल क्या लिखेंगे, ऊपर की ओर आ रही है तो u, और इसने कहा कि 21 किलोमीटर नीचे, 21 किलोमीटर ये दूरी है, चाल कितनी हो जाएगी नीचे, d बराबर कितने समय में, 6 घंटे 30 मिनट। कितना ले, ये वाला पॉइंट ले रहे 6 घंटे 30 मिनट, और 30 मिनट को लिखेंगे 1/2, यानी कि हो जाएगा ये 13/2। आई बात समझ में। तो बस यही इक्वेशन आपको बनानी है, समय बराबर दूरी ये 24 किलोमीटर ऊपर जा रहे हो तो u, 28 किलोमीटर नीचे जा रहे हैं तो d, क्योंकि समय बराबर, ये समय दे रखा है आपको,
समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। इधर भी दूरी 30 दी थी, ये ऊपर जा रहा था, ये 21 दूरी दी थी, नीचे जा रहा था, और समय लग रहा था ये। अब दोनों में एक को बराबर करना है, जैसे मैं बराबर कर लेता हूँ। u के 24 है, u 120 है, 120 30 है, 120 कर सकते हैं। तो इसमें तो 4 से गुना कर दी, और इसमें 5 से। तो देखो 24 पंजे 120 बटे u प्लस 28 पंजे 5 8 40, 140 बटे d, और 5 छंग 30। और इसमें जब हम गुना करेंगे तो देखिए, इसके नीचे लिख देता हूँ 120 बटे u प्लस 84 बटे d, और बराबर 13 चौका 52, 26 हो जाएगा। जब घटाएंगे मेरे भाई तो इससे ये कट जाएगा, 140 में से घटा देंगे तो 6, 13 में से 8 गए 5 बटे d बराबर, घटा देंगे ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है। और d बराबर आ जाएगा 56 बटे 4, 2 से काट देंगे 14 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा d का मान आ गया। अब इस d का मान किसी में भी रख दीजिए, मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूँ। तो 24 बटे u प्लस यहाँ 14 दूनी 28 बराबर 6, घट जाएगा 24 बटे u बराबर 4, u का मान आ गया 6। तो d आ गया, u आ गया। अब बीडू का गया, सीडू लगा देना। इसने कहा है नाव की शांत जल में चाल, नाव की पूछ रहा है, बीडू आ जाएगा d प्लस u, 14 और 6 20 का आधा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये है सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 2-3 बार वीडियो को देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। तो एलसीएम एचसीएफ की 2 वीडियो हो चुकी है, आप दोनों को पहले अच्छे से करिए। जब चैप्टर पूरा हो जाया करे तभी आप अपनी किताब को छेड़ा करें, ठीक है। इससे पहले बस आप उन सवालों की बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। इसकी 1-2 वीडियो और आएगी एलसीएम एचसीएफ की, चैप्टर खत्म हो जाएगा। और अच्छे से पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। सी यू, टाटा, टेक केयर।